अगर किसी दिन दरवाजा अपने आप खुले और दूसरी तरफ कोई न हो, तब समझ लेना कहानी बस शुरू हुई है। मेरा नाम अयान मल्होत्रा है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिसे लोग साइलेंट हॉक्स के नाम से भी जानते हैं। मैंने कई अजीबोगरीब केस सुलझाए हैं, पर जो केस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय केस था। वो केस जिससे मेरा तर्क, मेरा विश्वास और मेरी हिम्मत सब कुछ हिल गया था। उस केस का नाम था दरवाजे के पीछे छिपा भूत। ये कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से। बारिश की बूंदें दिल्ली की सड़कों को धो रही थी और मैं अपने ऑफिस में पुराने केस फाइल्स के बीच खोया हुआ था। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक कॉल फ्लैश हुआ। इंस्पेक्टर अर्जुन रावत। अयान, तुम्हारी जरूरत है। एक मर्डर केस आया है, पर यह मर्डर आम नहीं है। मैंने बिना समय गवाए अपना कोट उठाया और निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां यह रहस्यमय घटना घटी थी। पुरानी कोठी नंबर 46, सिविल लाइंस, दिल्ली। जब मैं वहां पहुंचा तो उस कोठी की हालत देखकर मेरी रूह कांप उठी। दरवाजा आधा खुला था, हवा से वो ठक ठक की आवाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद किसी को बुला रहा हो। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर अर्जुन पहले से वहां मौजूद था। मृतक का नाम है मीरा शर्मा। अर्जुन ने कहा, 35 साल की, अकेली रहती थी। पड़ोसियों ने चीखें सुनी और पुलिस को बुलाया। जब हम पहुंचे तब तक दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तब उसके शव की हालत देखकर सब सन्न रह गए। मैंने अंदर जाकर शव का मुआयना किया। वो पलंग पर पड़ी थी। चेहरा सफेद पड़ा था और उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। कमरे की एक दीवार पर खून से लिखा था, वो लौट आया है। मैंने अर्जुन की ओर देखा। कोई दरवाजा, कोई खिड़की टूटी नहीं है, तो कातिल अंदर आया कैसे? अर्जुन बोला, यही तो रहस्य है। और एक बात और, मीरा ने मरने से पहले अपने वॉइस रिकॉर्डर पर कुछ रिकॉर्ड किया है। वो रिकॉर्डिंग सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के पीछे कुछ है। वो फिर से आया है। उसकी परछाई हर रात पास आती है। वो कहता है, मैंने वादा किया था, मैं लौटूंगा। और आज वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। हे भगवान, वो आ रहा है। मैंने उस कमरे का कोना कोना छान मारा। अलमारी, पर्दे, दीवारें, सब सामान्य, लेकिन दरवाजे के पीछे एक छोटी सी दीवार पर कुछ अजीब निशान थे। उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे अंदर से खरोंचा हो। मैंने धीरे से कहा, अगर कोई दरवाजे के पीछे था तो क्या वो इंसान था भी? अर्जुन ने बताया कि कोठी नंबर 46 एक दशक से ज्यादा समय तक खाली रही थी। एक समय इसमें विक्रम और सविता अग्रवाल नाम के दंपति रहते थे, लेकिन उनकी रहस्यमय मौत के बाद इस घर को भूतिया घोषित कर दिया गया था। मुझे शक हुआ, मीरा कहीं उस घर के पुराने रहस्य से तो नहीं जुड़ी थी। मैंने मीरा की बैकग्राउंड जांच की तो पता चला कि वो एक लेखक थी और हाल ही में उसने भूतिया कोठिया पर रिसर्च करना शुरू किया था। शायद वो इस कोठी के इतिहास को उजागर करना चाहती थी। मीरा की डायरी से पता चला कि उसने कई बार दरवाजे के पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी कभी वो दरवाजा अपने आप खुल भी जाता था। उसकी एक एंट्री में लिखा था, अगर मैं कल न बचूं तो जान लेना। ये कोठी सच में अभिशप्त है और जो दरवाजे के पीछे है वो इंसान नहीं, भूत है। मैंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब हमें 2 चीजें खोजना होंगी। पहला, मीरा की मौत का सच, और दूसरा, उस दरवाजे के पीछे छिपा राज। जैसे ही मैंने ये कहा, वो दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था, जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और मैंने दीवार पर परछाई देखी। इंसानी आकृति, लेकिन बिना चेहरा। मैंने मुंह से सिर्फ एक शब्द निकाला,
शुरुआत हो गई है। रात भर मैं अपने होटल के कमरे में तहखाने में मिले सुरागों पर विचार करता रहा। उस कमरे की बदबू, दीवारों पर खून के निशान और वो दुल्हन की लाश, सब कुछ एक गहरा राज बयां कर रहे थे। इंस्पेक्टर राणा ने तहखाने को सील कर दिया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार था। लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। अगली सुबह जब मैं हवेली पहुंचा तो वहां चीखों की गूंज सुनाई दी। रसोई के पास रामदीन, जो हवेली का पुराना नौकर था, मृत मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके गले पर गहरा कट था। दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? इंस्पेक्टर राणा ने गुस्से से कहा, अब ये कोई एक आत्मा नहीं, सीरियल किलर जैसा लग रहा है, कोई जिसे हवेली की अंदर बाहर की पूरी जानकारी है। मैंने कहा, या तो कोई अपने आप को आत्मा कहकर डर फैला रहा है, या कोई सच में दरवाजे के पीछे है। हम रामदीन के कमरे की तलाशी लेने लगे। वहां एक फटी हुई डायरी मिली, जिसके पन्नों में चौंकाने वाले राज थे। एक पन्ने में लिखा था, मालिक की बेटी विधिका की शादी में कुछ गड़बड़ थी। वो उस शादी के लिए राजी नहीं थी। उस रात वो कमरे में बंद थी। फिर चीखें आई और अगले दिन बताया गया कि वो जलकर मर गई। मैंने पूछा, क्या किसी ने विधिका को मरते हुए देखा था? राणा ने कहा, तब केस को हादसा मानकर बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर रामदीन ने कुछ देखा था तो उसकी हत्या शायद इसीलिए हुई है। हमें ड्राइंग रूम में हवेली की एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में हरनारायण, उसकी पत्नी और उनकी बेटी विधिका के साथ एक और शख्स था, एक जवान लड़का। लेकिन तस्वीर पर उस लड़के का चेहरा खुरचा हुआ था। मैंने तुरंत कहा, किसी को नहीं चाहिए कि ये चेहरा पहचाना जाए। चंपा नाम की एक पुरानी नौकरानी से पूछने पर पता चला कि वो लड़का कुंदन था, हवेली में काम करने वाला नौजवान, जिससे विधिका प्यार करती थी। लेकिन उसकी मौत विधिका की शादी से 2 दिन पहले हुई थी और उसे भी आत्महत्या करार दिया गया था। उस रात मैं हवेली के उस पुराने कमरे में पहुंचा जहां विधिका को आखिरी बार देखा गया था। वहां एक बंद अलमारी थी जिसे कोई छूता नहीं था। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी दुल्हन की पोशाक टंगी थी, जली हुई, और उससे आती बदबू कुछ अलौकिक सी थी। तभी हवा में एक सरसराहट हुई और दरवाजे के पीछे से किसी की सांसें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, मगर उस अलमारी के अंदर एक और छोटी दरवाजे की झलक मिली, तहखाने में जाने का गुप्त रास्ता। हमने अगले दिन वो रास्ता खोला। वो एक गुप्त तहखाना था जिसमें कई साल पुराने सामान थे, शादी के कार्ड, विधिका की पर्सनल डायरी और कुछ अजीबोगरीब तांत्रिक चिन्ह। डायरी में एक और नाम बार बार लिखा था, विक्रम। विक्रम, तुम क्यों नहीं आए? मैंने डायरी बंद की और कहा, अब तीसरे नाम की एंट्री हो चुकी है, विक्रम, वही जिसकी शादी विधिका से हो रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ था कि तहखाने में मिली दुल्हन की लाश 3 दिन पुरानी थी, न कि 10 साल। इसका मतलब वो विधिका नहीं थी। तो फिर वो लड़की कौन थी? और क्या उसने जानबूझकर दुल्हन बनकर तहखाने में खुद को जलाया, या कोई और? रामदीन की मौत, तहखाने में दुल्हन की जली हुई लाश और विधिका की डायरी में विक्रम का नाम, ये सब एक अनसुलझे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन अब हमें हवेली का एक गवाह मिलने वाला था, जो बीते हुए कल को अपनी आंखों से देख चुका था। इंस्पेक्टर राणा ने जैसे ही विक्रम राठौर नाम पुलिस रिकॉर्ड में डाला, पता चला कि वो एक समय में हवेली के मालिक हरनारायण का बिजनेस पार्टनर रह चुका था, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। तब भी इसे आवारा लड़का भाग गया कहकर दबा दिया गया था। हमने विक्रम की तलाश शुरू की और एक पुरानी फाइल में पता चला कि वो अब एक सुदूर गांव दुर्गा टांडा में झोपड़ी में रहता है, गुमनाम, जैसे खुद से भागता हुआ। मैंने राणा से कहा, अगर कोई अब तक जिंदा है और सच्चाई जानता है तो वो विक्रम ही है।
हम जब वहां पहुंचे तो विक्रम एक बूढ़ा, टूटी हुई आंखों वाला आदमी निकला। डर और पश्चाताप उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। पहले तो उसने बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने विधिका की डायरी उसके सामने रखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उसे चाहता था, लेकिन जब शादी तय हुई तो मुझे पता चला वो किसी और से प्यार करती थी, कुंदन से। मैंने ये बर्दाश्त नहीं किया और उसी रात जब सब सो रहे थे मैंने तहखाने का दरवाजा खोला। मैंने रुककर कहा, क्या किया उस रात? विक्रम ने कांपते होठों से कहा, मैंने आग लगाई थी, लेकिन विधिका वहां नहीं थी। किसी और ने कुंदन को मारा और मैं भाग गया क्योंकि मुझे लगा सारी गलती मेरी है। मैंने राणा से कहा, विक्रम ने सिर्फ एक गलती की, वो भाग गया। असली कातिल अब भी आजाद है और एक एक करके सबको मार रहा है। रामदीन, तहखाने की दुल्हन, अब अगला कौन? राणा ने कहा, हमें अब हवेली लौटना होगा, क्योंकि ये सब उस घर से शुरू हुआ था और वही खत्म होगा। हमने हवेली की पुरानी नक्शों की फाइलें निकाली। वहां एक रहस्यमय बात सामने आई। हवेली में एक तीसरा तहखाना भी है, जिसे चुप कमरा कहा जाता था। वो अब सालों से बंद है। चंपा ने डरते हुए बताया, उस कमरे में जो गया वो कभी वापस नहीं आया। हमने उस दरवाजे को ढूंढ निकाला। वो पीछे के पुराने हिस्से में एक किताबों की अलमारी के पीछे छिपा था। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सर्द हवा का झोंका आया और कांच के गिलास खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर पड़े। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, ये जगह कुछ छुपा रही है। उस कमरे के अंदर फर्श के नीचे एक बॉक्स मिला, लकड़ी का, जला हुआ और लोहे की कुंडी से बंद। जब उसे खोला गया तो अंदर एक और लाश की हड्डियां थी और एक लॉकेट जिस पर लिखा था वीके। मैंने कहा, विक्रम और कुंदन, लेकिन तभी कमरे की दीवार पर अचानक खून से एक नाम उभर आया, चंपा। राणा चौंका। क्या मतलब? चंपा का इससे क्या लेना देना? मैंने कहा, कभी कभी जो सबसे मासूम दिखे वही सबसे खतरनाक हो सकता है। राणा ने तुरंत चंपा को हिरासत में ले लिया। पहले तो वो चुप रही, पर जब मैंने उससे कहा, तेरा नाम उस कमरे में खून से क्यों लिखा था, तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। फिर जो कहानी उसने बताई वो सुनकर हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। मैं विधिका की सबसे करीबी सहेली थी। चंपा बोली, वो मुझसे अपने हर राज शेयर करती थी, लेकिन एक दिन मैंने उसे विक्रम से झगड़ते देखा और उसी रात विधिका गायब हो गई। मैंने खोजा और तहखाने में उसे जिंदा देखा, लेकिन उसके पास खून में सना विक्रम खड़ा था। राणा बोला, तो तूने कुछ किया क्यों नहीं? चंपा की आंखों में डर झलक आया, क्योंकि विक्रम ने मुझे धमकाया था। अगर मैं कुछ कहती तो वो मुझे भी मार देता। लेकिन मैंने पूछा, खून से लिखा नाम? वो मैं नहीं, कोई और कर रहा है। कोई जो चाहता है कि मैं फंस जाऊं, कोई जो अब भी हवेली में है। उसी रात जब हवेली में हम सब सो रहे थे, चिल्लाने की आवाज आई। राणा का सिपाही बलिया मरा पड़ा था, आंखें फटी हुई, मुंह से खून और उसके हाथ में एक पुराना चिट्ठी का टुकड़ा। जिसने देखा वो मरा, अब तुम हो अगला। मैंने सारा कमरा खंगाला। चिट्ठी पर जिस स्याही का इस्तेमाल हुआ था वो बहुत पुरानी थी, वैसी ही जैसी हवेली के तहखाने में रखी किताबों में होती थी। अब समय था हवेली के सबसे पुराने नौकर बिरजू को पूछताछ में लाने का। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, पर होश में था। मैंने पूछा, तुम्हें कुछ याद है विधिका और कुंदन के बारे में? उसने कहा, वो दोनों सच्चे प्यार में थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या? रात के 2 बजे विक्रम और एक और आदमी तहखाने में गए थे। थोड़ी देर बाद जोर से चीख आई। जब मैं नीचे गया तब तक आग लग चुकी थी। एक और आदमी? कौन? बिरजू बोला। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सका, पर उसकी चाल विक्रम जैसी नहीं थी।
भारी और डगमगाती चाल। उस रात मैंने चुप कमरे में अकेले निगरानी शुरू की। आधी रात के बाद मुझे दीवार पर एक छाया चलती नजर आई। वो छाया दीवार पर एक नाम लिखती जा रही थी, बिरजू। मैंने तुरंत टॉर्च फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा हुआ नाम अब भी चमक रहा था। मैं कांप गया। अब यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, आत्मिक बदला भी था। राणा, मैं और 2 पुलिस सिपाही उस पुराने जंग लगे दरवाजे के सामने खड़े थे। मैंने धीरे से कहा, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना। दरवाजा खोला गया। एक भयानक सड़ी हुई गंध, धूल और दीवारों पर उकेरे गए अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हो। तुम सब मुझे भूल गए, मैं अब भी यही हूं। दीवार के कोने में हमें एक टूटा हुआ दर्पण मिला और उसके पीछे एक पुराना लिफाफा। लिफाफा खोलते ही मेरी धड़कन तेज हो गई। वो विधिका की अपनी लिखावट थी। अगर मैं मारी गई तो जान लेना, ये महज आग नहीं थी, ये साजिश थी। मेरी मौत को हादसा ना समझना। विक्रम अकेला नहीं था। मैंने तुरंत सारी जानकारी नोट की। इस चिट्ठी का मतलब था, विक्रम सिर्फ मोहरा था और उस मोहरे के पीछे एक और चेहरा था जो अब तक पर्दे में था। मैंने हवेली के दस्तावेज खंगालने शुरू किए। पुराने मालिकों के नाम, जमीन के कागज, पुराने लेन देन, और तभी एक नाम चमका, चेतन लाल मेहरा, हवेली के सबसे पुराने वकील। हमने चेतन लाल को बुलाया। वो पहले डरता रहा, फिर कहने लगा, मुझे तो बस जमीन के कागज संभालने थे, मैंने कुछ नहीं किया। पर तुमने विधिका की वसीयत में बदलाव किया था। उसकी मौत से 2 दिन पहले मैंने दस्तावेज उसके सामने पटकते हुए कहा। उसकी आंखें फैल गई। उसी रात हवेली के मंदिर से घंटे बजने लगे, जबकि वहां कोई नहीं था। चंपा एकदम डर के मारे दौड़ते हुए आई। वो फिर आई थी। विधिका, राणा और मैं मंदिर पहुंचे। वहां मिट्टी पर फिर वही लहू से लिखा संदेश, अब जो बचा है वो जिंदा नहीं रहेगा। मैंने सब देख लिया है। तभी मंदिर की दीवार पर लगी तस्वीरें जोर से गिरने लगी। हवा तेज, बत्तियां फड़कने लगी। एक पुराना खिलौना, वही जो कुंदन के बचपन में था, अपने आप चलने लगा। मैंने शांत होकर कहा, विधिका, अगर तू यहीं है तो हमें इशारा दे, किसने तुझे मारा? और तभी दीवार पर राख से एक नाम उभरा, रमेश। हम सब चौंक गए। रमेश कौन था? मैंने फिर से तहकीकात शुरू की। राणा के पुराने रिकॉर्ड में रमेश नाम का एक आदमी था, जो हवेली का एक पुराना नौकर था और विधिका की मौत के 1 हफ्ते बाद अचानक लापता हो गया था। फाइल में दर्ज था, लापता, केस बंद। अब तक हम समझते थे कि आत्मा सिर्फ डराने के लिए थी, पर अब यह साफ था वो न्याय चाहती थी। और रमेश शायद इस सारे रहस्य की चाबी था। मैंने हवेली के तहखाने में पुराने सामान की छानबीन शुरू की। वही एक धूल जमी संदूक में मुझे एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, रमेश सेवक। डायरी के पन्नों से एक नया रहस्य बाहर आया। 8 जुलाई मैंने देखा उसे कमरे में जाते हुए। वो चुपके से कुछ डाल रहा था उस दीवार के पीछे। विधिका जी चिल्ला रही थी, पर कोई नहीं आया। मैं डर गया। मुझे चुप रहना पड़ा। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ पर खून के धब्बे थे। अब यह साफ था कि रमेश कुछ ऐसा जानता था जिसे जानने की कीमत शायद उसकी जान थी। हमने पुलिस रिकॉर्ड और गांव के पुराने लोगों से पूछताछ की। अंत में एक बूढ़े चौकीदार ने बताया, रमेश वो पहाड़ियों की तरफ गया था। कुछ साल पहले उसे देखा था। बाल झड़ चुके थे, चेहरा जैसे हमेशा डरा हुआ रहता था। मैं और राणा उसी पहाड़ी गांव पहुंचे। कई झोपड़ियां थी, लेकिन एक टूटी हुई झोंपड़ी के बाहर हमें वो मिल गया, बूढ़ा, कांपता हुआ, पर जिंदा। मैंने धीरे से कहा, रमेश हमें सब कुछ बताना होगा। अभी अगर तू चुप रहा तो और जाने जाएंगी।
रमेश की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने सब देखा था साहब। वो रात विक्रम साहब नहीं थे वहां। असली गुनहगार वो आदमी था जिसने विधिका को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मैं चौंक गया। दीवार में? रमेश बोला, हां, हवेली के पश्चिमी कोने की दीवार, जहां से आवाजें आती थी, जहां हर रात दिए अपने आप बुझ जाते हैं। हम उसी रात हवेली लौटे। राणा के साथ हमने पश्चिमी कोने की दीवार को हथौड़े से तोड़ना शुरू किया। हर चोट पर दीवार जैसे चीख रही हो। और फिर एक हड्डियों का ढांचा बाहर गिरा। वही कपड़े, वही हार जो विधिका ने आखिरी बार पहने थे। चंपा ने कांपते हुए कहा, ये वही है, विधिका दी। तभी दीवार के पीछे से फिर वही ठंडी हवा आई और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। अब हवेली की आत्मा और ज्यादा जागरूक हो चुकी थी। उसकी असली मुक्ति अब सिर्फ एक चीज पर निर्भर थी, उस असली कातिल का पर्दाफाश। रमेश ने एक और नाम लिया, साहब, चेतन लाल ही नहीं, कोई और भी था। हवेली के पीछे जो पुराना कुआं है, वहां कुछ छिपा है। वहां जाओ, वहां मिलेगा असली सच। राणा की आंखें फैल गई। वो कुआं तो बरसों से बंद है। मैंने कहा, अब वक्त आ गया है उसे फिर से खोलने का, क्योंकि सच अब गहराई में दबा नहीं रह सकता। राणा ने पुराने खजांची से कुएं की चाबी मंगवाई। कुएं के ढक्कन पर जंग लगे थे, मगर अंदर उतरते ही हमें पता चल गया कि ये कोई साधारण कुआं नहीं था। 20 फीट नीचे उतरने के बाद एक सुरंग शुरू हुई। संकरी, गीली और अंधेरे में डूबी। टॉर्च की रोशनी में हमारे कदम धीमे पड़े, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कमरा मिला, जिसमें रखी थी एक पुरानी लोहे की संदूक और दीवारों पर खून से लिखे शब्द, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। संदूक खोलते ही उसमें से दस्तावेज, नकदी और एक पुरानी ऑडियो टेप मिली। टेप पर लिखा था, 14 अगस्त आखिरी रिकॉर्डिंग। राणा ने टेप चलाया और आवाज आई, ये विधिका है, मैं डर रही हूं। चेतन और ठाकुर साहब मुझे कुछ कहने नहीं दे रहे। उन्होंने हवेली के सारे नौकर खरीद लिए हैं। मुझे कुएं में गिरा देने की धमकी दी है। अगर मैं कल जिंदा ना रहूं तो इसका जिम्मेदार चेतन होगा और विक्रम। टेप यही कट गई। हम दोनों चौंक गए। विक्रम, विधिका का पति? अब तस्वीर साफ हो गई थी। असली साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। विधिका को विरासत में मिलने वाली जायदाद उसकी नजर में थी और चेतन और ठाकुर उसके सहयोगी। रमेश ने यह सब देख लिया था, इसलिए वो गायब कर दिया गया। हमने सबूतों के साथ पुलिस को सूचना दी। विक्रम को हवेली से गिरफ्तार किया गया। उस पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगे। चेतन और ठाकुर पहले ही देश छोड़ चुके थे, मगर अब इंटरपोल उनके पीछे था। जैसे ही विक्रम को ले जाया गया, हवेली की सारी बत्तियां एक बार तेज चमकी और फिर अजीब सन्नाटा छा गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और हवेली की हवा अचानक हल्की हो गई। चंपा दौड़ते हुए आई, साहब, पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा, कोई बोझ उतर गया। मैंने छत की ओर देखा, मानो विधिका की आत्मा हमें देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। मैंने राणा से कहा, रहस्य सुलझ गया, मगर इंसान का लालच फिर किसी हवेली को भूतहा बना सकता है। हमें सच्चाई की लौ जलाए रखनी होगी। राणा मुस्कुराया और इस बार दरवाजे के पीछे कोई भूत नहीं, सिर्फ इंसान की परछाई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें